अस्सलाम वालेकुम जी, सुबह खैर, लंदन से गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जहाँ भी रहें रब्बुल जलाल आपको अपनी सलामती और आफियत के साथ रखे। तो गुफ्तगू शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे आए हुए हैं। एक्सटेंशन का क्या बना, क्या जवाब मिला, इस पे बात करेंगे। और मेरा छोटा भाई असद तूर, बहुत बहुत मैं उनकी इज़्ज़त करता हूँ और बहुत यानी कहना चाहिए बहादुर शख्सियत हैं असद तूर। उन्होंने अपने एक वीलॉग में थोड़ा सा वो मिक्स कर दिया, मैं उसकी ज़रूर वजाहत चाहूँगा, उस पर भी बात करेंगे। और फिर आखिर में इफ्तिखार अहमद साहब यहाँ पे आए हुए हैं, मशहूर सहाफ़ी। कल शब उनके साथ गुजरी, खूब गप्पे लगी, पाकिस्तान की बातें उन्होंने बताई। ये इंतखाबी हल्का बंदियों के माहिर हैं इफ्तिखार अहमद जो है। वैसे इनकी शोहरत जियो का प्रोग्राम जवाब दे से है, लेकिन इनकी जो महारत है 1990 से वो इंतखाबी हल्का बंदियों और यानी जो भी इलेक्शंस हुए, आप यूँ समझिए कि बहुत सी इलेक्शन ट्रांसमिशन जियो की, उससे पहले जंग की, जो जिसकी सरबराही इफ्तिखार अहमद करते थे। तो उनसे कुछ बातें हुई और उनका जो इस वक्त अगर पाकिस्तान में आज इलेक्शन करवा दिए जाएँ तो PMLN कितनी नशिस्तें कौमी असम्बली में हासिल करेगी, इस ऊपर वो बड़ा यानी थॉरो रिसर्च करके आए हैं। उन्होंने नतायज कल शाम को बताया, हैरान कौन, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन जैसे बिस्मिल्लाह करते हैं कि मैं आपसे गुजारिश करूं कि सबसे पहले तो उसको मैं तूर साहब के उन्होंने वीलॉग में ये बताया कि वो जो 2 दिन कबल मैंने एक वीलॉग किया था जिसमें वो नवाज शरीफ को जो फार्मूले आ रहे हैं जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से एक्सटेंशन के हवाले से, उनको मैंने डिस्कस किया था। अच्छा, उसी पर बाद में मुल्ला अंसार अब्बासी ने भी खबर लगाई, न्यूज़ पे वो पड़ी हुई है। लेकिन उसमें उसने क्या किया मुल्ला ने कि उसने जो उसकी असल ताकत है, उसकी जो असल जहाँ पे वो काम करता है, वो उनकी गलाजत धोता है हमेशा, टाकी मार। वो अगर आप उसकी पड़ी हुई न्यूज़ पे अगर वो फार्मूलों के हिसाब से मुल्ला की जो खबर छपी हुई है अंसार अब्बासी की पढ़ें तो वो उसने टाकी मारी हुई है। वो ये कहता है कि ये फार्मूले मुस्लिम लीग नून के लोग ही दे रहे हैं नवाज शरीफ को। अब आप समझें, यानी वो फार्मूले जो नवाज शरीफ के पास जनरल कमर जावेद बाजवा की एक्सटेंशन के हवाले से आ रहे हैं, वो फार्मूले ये दरअसल मुस्लिम लीग नून के ही लोग हैं जो ये फार्मूले लेके आ रहे हैं। जनरल कमर जावेद बाजवा तो मासूम चिड़ी है, उसको तो पता ही नहीं है गरीब को। मुल्ला अंसार अब्बासी की खबर ये थी, मेरी खबर ये नहीं थी, जिनको असद जल्दी में कह गए कि अनीक नाजी और अंसार अब्बासी साहब की खबर के मुताबिक। आप मेरी बात समझ रहे हैं? मुल्ला अंसार अब्बासी की खबर क्या है कि नून लीग के लोग हैं नवाज शरीफ से कह रहे हैं एक्सटेंशन दे दो। उस मासूम फरिश्ते को क्या पता, उसकी खबर ये है, मेरी खबर मैंने इस तरह से बयान नहीं किया। अच्छा, अब मैं मजीद इसकी वजाहत कर देता हूँ जो मैंने उसमें नहीं बताया था। ये जो कहा जा रहा है, ये पढ़ी भी जाके पढ़े न्यूज़ पे खबर कि ये नून के लोग हैं जो ये फार्मूले बेच रहे हैं। अच्छा, नून के लोग बेच रहे हैं? जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के एक फादर इन लॉ हैं, वो भी साबिक फौजी हैं, वो मुस्लिम लीग नून में शामिल है। वो कब से नून लीग में शामिल हो गए? ये जनरल साहब के फादर इन लॉ आए थे यहाँ ये फार्मूले बेचने के लिए। मैंने आपको शख्सियत का नाम ये बता दिया कि ये कब से नून लीग में शामिल हुए। यही जनरल कमर जावेद बाजवा के एक और इनके समधी हैं। ठीक है, ये मार्शल्लाह वाली बात ये उनका आइडिया है। जितने लोगों से वो ये डिस्कस करते रहे हैं कि मार्शल्लाह ही लगाओ छोड़ो, उन लोगों ने यहाँ पे आके बताया कि वहाँ पे तो ये भी तैयारी हो रही है, एक्सटेंशन अगर ना मिली तो मार्शल्लाह लगा देंगे। अच्छा, ये कोई पहली दफ़ा हो रहा है? ये राहिल शरीफ के ज़माने में ही हुआ था, वो भी यही कहता था। बल्कि वो तो ये कहता था कि जॉइंट पार्लियामेंट का सेशन बुलाओ और मुझे फील्ड मार्शल भी बनाओ और एक्सटेंशन दो, तुम्हारा पनामा शनामा सब उड़ा देंगे हम, लेकिन एक्सटेंशन चाहिए। नवाज शरीफ नहीं माना, जिसकी वजह से ये फिर आए, वरना ये तोहफा आता ही ना। जनरल जावेद राहिल शरीफ को अगर एक्सटेंशन दे देते तो ये जनरल बाजवा वाला तोहफा मिलता ही ना, कोई जानता ही ना, ऐसा ये आता भी चला भी जाता, किसी को पता भी ना होता। और शायद राहिल शरीफ इनसे कुछ कम तबाही करता। बहरहाल एनीवे, अब ये तो एहसन बट्स हैं तारीख के। तो ये है असल सूरत हाल। कोई नून लीग के लोग, बाकी नून लीग के लोग अगर मुमकिन है किसी ने कहा हो, मैं ये नहीं कहता उन्होंने नहीं कहा होगा, लेकिन मेरे इल्म के मुताबिक यहाँ पे जो फार्मूले हैं, नून लीग का अगर कोई बंदा आके यहाँ पे ये बात करेगा तो मियाँ साहब क्यों संजीदगी से लेंगे? मियाँ साहब तभी संजीदगी से लेंगे ना कि इस मौजू पर बात करने के लिए जो बंदा है, ये है कौन जो मुझसे ये बात कर रहा है, तभी इसको संजीदा लिया गया। अच्छा, अब शहबाज शरीफ साहब यहाँ पे आए हुए हैं। एब्सोल्युटली नो, एब्सोल्युटली नॉट। वो जो इमरान खान, नो टू एक्सटेंशन, एब्सोल्युटली नॉट। ये नवाज शरीफ का जवाब है, जो मैंने आपसे पहले गुजारिश कर दी थी कि मेरी अंडरस्टैंड वो कभी भी एक्सटेंशन नहीं देंगे। किस बात पर दें एक्सटेंशन? अच्छा, फिर ये वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का आइडिया जो लेके आए, ये भी इनके ससुर साहब थे जनरल बाजवा के, जिन्होंने ये कहा कि इनको जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ लगा, ये पैगाम लेकर आए थे। ये नून लीग में कब से शामिल हो गए? तो बातों को मतलब मिक्स नहीं करते। अच्छा, आगे चलें जी। मामला ये है कि वो एक्सटेंशन का तो मैंने गुजारिश कर दी है कि वो तो नहीं है। अच्छा, उसके बाद फिर ये जो जाहिर है वो तो पाकिस्तान में हमेशा ही होता है कि मार्शल फिर लग सकता है, तो ठीक है लगा दें।
یعنی نواز شریف صاحب کا جواب یہ ہے کہ وفاقی حکومت اگر میں چھوڑنی پڑتی ہے اس طرح سے آگے ماشاء اللہ یہ لگانا چاہتے ہیں ایکسٹینشن کے لیے تو لگا دیں, ہمارے پاس پہلے کون سی حکومت چلی جائے گی, لگا دیں. اور جو نواز شریف کے چاہنے والے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میاں صاحب اس وقت ماشاء اللہ کا لگ جانا یہ ملیریا ہوگا آپ کے لیے, الیکشن ہو گیا وہ کینسر ہے, وہ ٹی بی ہے بڑا مشکل ہو جائے گا, لگنے دیں ماشاء اللہ 4 مہینے میں 6 مہینے میں لگ پتا جائے گا. آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ مطلب تکلیف دی حقیقتیں ہیں. میں آپ سے گزارش کروں, ابھی کل یہ جو ارشد شریف کے حوالے سے جو انکشافات کامران شاہد نے بتائے ہیں اپنے شو میں, اور جو تشدد والے سارے اور تصاویر, یہ صحافت ہے, یہ سیاست ہے, یہ پولیٹیکل کامنٹیٹرز کا یہ حال ہے. آپ اس سے اختلاف کریں, اتفاق کریں, اس کا جو بھی نظریہ تھا نہیں تھا, لیکن اس طرح سے سزا دے کر ٹارچر کر کے مارنا, قتل کرنا, یہ تو ایک میسیجنگ ہوتی ہے نا. پھر جس نے بھی مارا ہے اس نے بیسیکلی ایک پوائنٹ سٹیبلش کیا ہے. اس طرح کے جو قتل ہوتے ہیں, ٹارچر کر کے جو مارا جاتا ہے, یہ ڈائلاگ ہوتا ہے بیسیکلی, یہ پیغام ہوتے ہیں, میسج ہوتے ہیں. یہ حال ہوگا, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ بہت ہی یعنی کہنا چاہیے کہ ہماری جو پوری کی پوری یعنی جو سماجی ذہنیت بن گئی ہوئی ہے, ایک آدمی جعلی ڈی جی آئی ایس آئی بن کر, احمد شجاع پاشا بن کر, ایکس ڈی جی آئی ایس آئی شجاع پاشا کے نام سے یوٹیوب پر چینل چلاتا ہے. اس کو دیکھنے والے لاکھوں میں, ایک اس کی جو ہاف ملین کو اس کے ویوز ہوتے ہیں ایک ویلاگ کے, روزانہ کر رہا ہے. ایکس ڈی جی آئی ایس آئی بن کے, امپوسٹر, فراڈ ہے یہ. اور اس کو دیکھنے والے وہ لوگ, ان میں سے کسی کو یہ عقل نہیں ہے, اسمارٹ فون ہوں گے, گوگل کر کے دیکھ لو امیجز میں کہ احمد شجاع پاشا کی تصویر نکال کے دیکھ لو کہ اس کی شکل کیا ہے, کون ہے وہ. اتنا تردد نہیں ہوتا کہ یہ دیکھ لیں کہ احمد شجاع پاشا جو ہے اس کی شکل کیسی ہے, اتنا تردد نہیں ہوتا. ایک آدمی جعلی کھڑا ہوا ہے, وہ کہتا ہے کہ میں ایکس ڈی جی آئی ایس آئی ہوں, اس کے لاکھوں میں ویوز ہیں, اور بکواس کرتا ہے بیٹھ کے, بکواس کی طرح بکے چلا جا رہا ہے. یہ جو شعور جہالت کا پیدا ہو گیا ہے, آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک طرف یعنی یہ ہے وہ نتیجہ کس چیز کا, یہ غیر آئینی انٹرونشنز کا, آئین توڑنے کا, قانون توڑنے کا. ایجوکیشن کی طرف آ ہی نہیں سکے, یہ نتیجہ, یہ پھر شعور پیدا ہوتا ہے. افتخار احمد صاحب کی آپ کو میں بتاتا ہوں, وہ بھی آئے شام, ان کی میں نے تعارف میں نے کرا دیا کہ وہ ہی از این ایکسپرٹ ان یعنی کانسٹیٹوئنسی وائز پالیٹکس. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں نے پاکستان کے NA1 سے لے کے ٹوٹل سارے نیشنل اسمبلی کے حلقوں پہ کام ریسرچ کیا ہے, بنا کے وہ بیس بنا کے, اور وہ کہتے ہیں کہ آج اگر الیکشن ہو جائیں تو قومی اسمبلی میں مسلم لیگ نون کو 27 حلقوں میں جیتے ہیں, 27 ٹوٹل سیٹس ہیں. آج اگر الیکشن ہو جائے تو 27 سیٹیں جیتے ہیں. آپ اندازہ لگا لیجئے, جو جماعت 2018 میں تمام تر RTS دھاندلی سارے کچھ کے باوجود ان کی 82 سے زیادہ آج بھی نشستیں ہیں, دھاندلی کے باوجود, ورنہ 100 لے گئے تھے. 2018 کے الیکشن میں 100 تو یہ لے گئے تھے نا, ان کے ساتھ دھاندلی کی گئی. صرف 6-7 مہینے میں وہ مقبولیت اتنی کم ہو گئی ہے کہ آج اگر الیکشن ہو تو یہ 27 سیٹیں کہاں 100 تک جاتے تھے, دھاندلی کے باوجود 80 سے زیادہ سیٹیں لے کے بیٹھے ہیں نیشنل اسمبلی میں, اور کہاں 27 سیٹس پہ آ گئے یہ پچھلے 6 سال میں. اس لیے کہ جھوٹ اور جھوٹا بیانیہ. اچھا, اب میرے ایک استاد ہیں گورنمنٹ کالج, مطلب ساری زندگی پڑھایا, انہوں نے لکھایا تاریخ کے اور قانون. ان کا یعنی یہ پڑھاتے تو نہیں تھے لیکن ویسے ان کا شوق تھا, تو قانون بھی ان کا بہت تاریخ کے پروفیسر. تو ان سے کچھ رہنمائی, PTI کو سپورٹ کرتے ہیں. تو میری ان سے بات ہو رہی تھی. اچھا, وہ اپنی فطری طور پہ شائع ہیں, میں اس لیے نام نہیں لے رہا. میری ان سے کل بات ہو رہی تھی تو میں نے ان سے گزارش کی, میں نے کہا میں نے تو آپ سے باقاعدہ پڑھا ہوا ہے, کلاس روم میں بیٹھ کے پڑھا ہے اور آپ سے سیکھا ہے, مطلب ہے مجھے سمجھا دیں وہ کون سی چیز ہے PTI میں جو مجھے نظر نہیں آ رہی. آپ میرے استاد ہیں, ہیلپ می انڈرسٹینڈ کہ آپ اگر عمران خان کو سپورٹ کر رہے ہیں, جو کہ مطلب ہے دیکھیں کسی بھی سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ کے لیے یا جو بھی بندہ کامنٹیٹر ہو, جو بھی آپ کو شاپ رکھتا ہے, اس کے لیے آسان ترین راستہ اس وقت PTI کو سپورٹ کرنا ہے میرے بھائی. ٹائٹینک ایک زمانے میں ایک فلم آئی تھی جس کے بارے میں تاجر کہتے تھے کہ گدھے کے اوپر لکھ دو ٹائٹینک, گدھا بک جائے گا. PTI عمران خان وہ گدھا ہے آج کل, وہ ٹائٹینک ہے, وہ ٹائٹینک ہے PTI. آپ اس کی جھوٹی سچی تعریفیں شروع کر دیں, ویوز ہی ویوز, شہرت ہی شہرت, محبتیں ہی محبتیں, چاہتے ہی چاہتے ہیں, موجیں ہی موجیں.
पैसा ही पैसा, आसान रास्ता है ना, करें सपोर्ट पीटीआई को। ओ भाई एक मकबूल वेव आ रही है, मकबूलियत की एक शोहरत की वेव, और वायलेंट वेव है, गालियां निकालते हुए लोग हैं, लिफाफा कह के वो बात अपनी शुरू करते हैं, माँ बहन की गालियां देते हैं, लिखते हैं। उस पॉपुलर वेव के सामने आप खड़े हो जाते हैं अपने नजरिए के लिए कि ये इसलिए कि ये गलत कर रहे हैं, ये मुल्क को बर्बाद करेंगे, खुद भी तबाह होंगे। आप उन्हें अकल का दर्स देते हैं, नतीजे में आप गालियां खाते हैं, माँ बहन की गालियां खाते हैं। इफ्तिखार अहमद भी रात बेचारा यही रो रहा था कि यार अपनी बात करने पर इतनी वो अपनी जान को खतरे में महसूस करता है लाहौर में, यहाँ घूमना फिरना एक अजाब। तो मेरा मतलब है वो सारे लोग जो इस वेव के सामने खड़े हुए हैं गालियां खा रहे हैं सिर्फ इसलिए कि वो ये समझते हैं कि वो आपको बता रहे हैं कि ये झूठ और सच को अलहदा करो, झूठ को अलहदा कर दो, सच को अलहदा कर दो, आगे से गालियां पड़ती हैं। तो मैंने ये सारे अपने पूछा, अपने प्रोफेसर से मैंने पूछा, मैंने कहा जी ये आप मुझे समझा दें, हेल्प मी अंडरस्टैंड का आप कौन सी चीजें देख रहे हैं इमरान खान में जो मैंने, आप उनका जवाब सुने। वो कहने लगे जो तुम बातें कर रहे हो ठीक है, ये झूठा है, मकार है, जो तुम इसके बारे में कहते हो इमरान के बारे में सारी बातें ठीक है, लेकिन वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान का जो रियासत का पूरा ढांचा, पुलिस, एसी, अदलिया, जो डिप्टी कमिश्नर का निज़ाम, फिर मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी, ये सारा जो निज़ाम है अंग्रेज़ ने बनाया हुआ है गुलामों को रखने के लिए। इस निज़ाम को सदियों की महारत है जमहूरी तहरीकें कुचलने की। ये लोग जमहूरी तहरीकें कुचलते हैं, ये लोग जमहूरी सियासतदानों को मारते आए हैं, इनका बड़ा तजुर्बा है, जनरेशंस का है। पाकिस्तान को हकीकी आज़ादी नहीं मिल सकती जब तक कि इनके साथ आपको इमरान खान बन के ना मिले। ये जमहूरियत इनके नज़दीक है, कुछ नहीं, मारते चले जाएंगे, 100 साल तक मारते चले जाएंगे। तो हकीकी आज़ादी हासिल करनी है। अगर 47 में पाकिस्तान आज़ाद नहीं हुआ था, प्रोफेसर साहब मुझे बता रहे हैं, हिस्ट्री के प्रोफेसर, वो मुझे कह रहे हैं कि पाकिस्तान कभी आज़ाद नहीं हुआ था। हकीकी आज़ादी की बात इमरान खान जिस तरह से कर रहा है, मैं इसको इसलिए सपोर्ट करता हूँ कि ये इस गले सड़े निज़ाम जिसके अंदर कोई सकत नहीं रह गई है डिलीवर करने की, ये उस निज़ाम को, इस निज़ाम ने टूटना ही टूटना है। वो ये कहते हैं इमरान खान इस निज़ाम को अगले 10 साल के बजाय 10 महीने में तोड़ देगा। मैं इसलिए इसको सपोर्ट कर रहा हूँ। ये हकीकी आज़ादी का नाम लेकर, यानी ये रवायती तौर पर जो पूरी एक सरकारी मशीनरी जो झूठ बोलती है, झूठ बोल के लोगों को फांसी लगाती है, झूठ बोल के जेलों में डालती है, झूठ बोलते हैं। इमरान खान झूठ में उनका बाप है, लो अंदाजा लगा लो। ये रीजन है सपोर्ट करने के कि इमरान खान ड्रामेबाजी में, झूठ बोलने में सरकारी मशीनरी का बाप है। वो इतना झूठ बोलता है, इतना झूठ, वो पहला आदमी है जिसने इनको गद्दार बना दिया। वो पहला आदमी है जिसने इनको इतनी गालियां दी कि पहली दफा इनको पता चला कि जब आप किसी की कैरेक्टर असैसिनेशन करते हैं तो कितना भयानक उसके बीवी बच्चे, उसके किस कदर वो जलील होता है। इमरान खान ने इनको बताया पहली मरतबा कि ये इसको जिल्लत कहते हैं, अब तुम जलील हो रहे हो। प्रोफेसर कहते हैं कि तारीख के मैदान में कोई, वो कहते हैं कि ये जो मैंने कहा इसका नतीजा सर आप जानते हैं, आप ही ने मुझे पढ़ाया हुआ है। इसका नतीजा क्या होगा? इस झूठ का, इस वहशत का, इस जुनून का, एनार्की आ सकती है, सिविल वॉर आ सकती है, ऑर्डर टूट सकता है। आपको ये मतलब आप ही से मैंने सीखा, आप क्या बातें कर रहे हैं। प्रोफेसर साहब का जवाब था कि यार बात यह है कि ये जो गुलामी का गुलामी रखने के लिए जो ढांचा है ना, ये सियासी तरीकों से नहीं टूटेगा। इसकी कीमत सिविल वॉर होगी, एनार्की होगी, ये टूटेगा, बर्न इट डाउन टू द ग्राउंड। और उसके बाद वो जो एशेस बचेंगी, उस एशेस से मैं उम्मीद कर सकता हूँ कि राख से कोई अच्छा रास्ता निकले, उससे मैं उम्मीद कर सकता हूँ। उस निज़ाम से नहीं कर सकता जो स्कीम पर पाकिस्तान चलाया जा रहा है, ये क़यामत तक खुशहाल नहीं होगा। आगे वो ये कहते हैं कि मैंने कहा कि सिविल वॉर हो गया, आप वहाँ पर रहते हैं, तो कहने लगे यार मेरी क्या ज़िंदगी है, मेरे बीवी बच्चे, हमारी क्या हैसियत है, भूखे मरते हैं, मर जाएंगे, हमें कोई घर में आके मारता है, मार दे। सिविल वॉर हो जाएगी, एनार्की हो जाएगी, कबूल है, मरना कबूल है, भूखा मरना कबूल है, इमरान खान को लाना। क्यों? क्योंकि ये अनार्की की तरफ ले जा रहा है। ये करवाए सिविल वॉर, एक दफा हो सिविल वॉर, हो अनार्की, सब कुछ खत्म हो जाए, उसके बाद एक नया सफर हो सकता है। इसके अंदर से खैर की खबर कोई नहीं है यार। मैं ये फ्रस्ट्रेशन है। गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ाने वाला हिस्ट्री का प्रोफेसर, सारी जिंदगी उसकी पढ़ते पढ़ाते गुजरी है। वो कह रहा है मैं जानता हूँ इमरान खान झूठा है, मक्कार है, कोई हल नहीं है। वो मैं इसलिए इमरान खान को सपोर्ट कर रहा हूँ कि ये आएगा तो ये आके तोड़ेगा इस निज़ाम को, बर्न टू द ग्राउंड। ये फाका भी कराएगा, ये डिफ़ॉल्ट भी कराएगा, इससे होना भी कुछ नहीं है। ये और झूठ बोलेगा, ये सिविल वॉर कराएगा ताकि ये एक दफ़ा मलिया मेट हो जाए। अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़ करे, अल्लाह माफ़। मैंने बड़े एहतराम से प्रोफेसर साहब से माजरत मांगी और कहा ये तो मैं समझ गया हूँ कि आप क्यों सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन
میں نے یہ سمجھنا چاہا تھا کہ آپ مجھے سمجھائیں کہ میں کیوں نہیں اس کو سپورٹ کر پا رہا, کون سی وہ چیز ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں میں نہیں دیکھ رہا. تو بات وہ بھی وہی دیکھ رہے تھے جو میں دیکھ رہا ہوں, لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ یہ ہو جائے. کیا بے بسی ہے, کیا افسوس ہے کہ وہ بندہ اس حد تک اس پاگل کر دیا ہے اس ظلم جبر کے نظام نے. یہ ایکسٹینشن دینی ہے, ایکسٹینشن نہیں لینی, نہ خالص آمریت ہے نہ خالص جمہوریت ہے, تو پھر یہ حال ہوتا ہے لوگوں کا. اچھا جی, تو بس ویلاگ اس بات پہ ختم کرتے ہیں. اللہ خیر کرے اور خیر کی دعا ہی مانگنی چاہیے. اور ابھی تک کا تو میں بہرحال اس حق میں بالکل نہیں ہوں کہ نارکی آئے. میں خواہش نہیں کرتا کہ سول وار ہو. میں دعا مانگتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کسی انارکی سول وار سے بچائے. میں پر امید ہوں کہ سماجی دباؤ, سوشل میڈیا کا دباؤ, لوگوں کا جاگنا یہ کافی ہوگا. یعنی ساری ریاست, صرف فوج نہیں, پوری ریاست, ججز, یہ پریشر آہستہ آہستہ آئے گا اور نئی جنریشن آ کے ان کو پیچھے کرے گی. اور ان شاء اللہ تعالیٰ پرامن طریقے سے, یار جس ملک میں بیٹھا ہوں یہاں پرامن تبدیلی آئی. جنگیں ہوئی ہیں, یہاں بھی جنگیں ہوئی ہیں. ایک زمانے میں پارلیمنٹ کی فوج علیحدہ ہو گئی تھی, بادشاہ کی علیحدہ ہو گئی تھی. یہاں بھی خیر بڑی لڑائیاں ہوئی تھیں, لیکن ٹرانسفارمیشن جو ہے آپ کا یہ ڈیموکریسی کی طرف نہیں. جی ویسے آپ I'm sorry میں غلط کہا گیا, اپنے الفاظ واپس لو. لڑائیاں یہاں بھی بہت ہوئی واقعی. ویسے ایک لڑنا تو پڑتا بھائی. چلیں بس اب ویلاگ لمبا ہو گیا, I'm sorry. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان اور اس کے تمام ہمسایوں کو شاد رکھے, دنیا بھر کو شاد رکھے. اگلے ویلاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے.